और अब देखते हैं इस वक्त तक की सभी खबरें एक एक मिनट में। मेरठ में मेडिकल कॉलेज का कोविड वार्ड जंग का मैदान बन गया, जहां डॉक्टरों और सफाई कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में 4 डॉक्टर और कुछ सफाई कर्मचारी घायल हो गए। कोरोना संक्रमित मरीजों की डेड बॉडी पैक करने को लेकर विवाद छिड़ा। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज का मामला। बताया जा रहा है कि कोरोना पीड़ित मरीज की मौत के बाद डॉक्टरों ने सफाई कर्मचारियों से बॉडी पैक करने को कहा। इसे लेकर इनमें विवाद हो गया। नौबत मारपीट तक पहुंच गई। आरोप है कि सफाई कर्मचारियों ने 4 जूनियर डॉक्टरों की पिटाई कर दी। वहीं सफाई कर्मचारियों ने जूनियर डॉक्टरों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए वार्ड के बाहर धरना दे दिया और कोविड वार्ड में भी तोड़फोड़ की। जो पैक करते हैं स्लीपर, उनको पूरा निर्धारित है कि आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो उसको बॉडी को नीचे मार्चरी में पैक करके लेके जाना होता है। इस संबंध में ये लोग ढीला हवाली करते हैं, देरी भी करते हैं। इसके लिए अलग से उनसे पर बॉडी पैक के पैसे भी दिए जाते हैं 200 रुपये। उसके बावजूद भी अपने कार्य में शिथिलता बदलते हैं, टाइम पर बुलाने पर टाइम पर नहीं आते हैं। और काफ़ी दिनों से इन लोगों के खिलाफ शिकायतें भी मिल रही थी, इनके जो वो मैनेजर हैं उनको वार्निंग भी दी गई है। 1 मई यानी कल से वैक्सीनेशन का अगला चरण शुरू होगा। इसके तहत 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगेगी। यूपी में कल सिर्फ 7 जिलों में ही 18 से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण होगा। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिन जिलों में 9000 से ज्यादा कोरोना के केसेस हैं, सिर्फ उन्हीं जिलों में 1 मई को वैक्सीनेशन होगा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राजधानी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में ही वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। कल से 18 से 44 वर्ष के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ होना है। चूंकि कल ये पहला दिन होगा, इसलिए अभी हम 7 जनपदों में इसे प्रारंभ करेंगे और उसके बाद फिर प्रदेश के अन्य जनपदों में इसे विस्तारित किया जाएगा। कल जिन जनपदों में 9000 से अधिक एक्टिव केस हैं, उनको लिया जा रहा है, जिनमें लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली है। लगभग 65 लाख की आबादी वाले प्रयागराज जिले में 84 ग्रामीण और 13 शहरी यानी कि कुल 97 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन की तैयारी की गई है। इसके लिए जिले में कोवैक्सीन की 13,000 डोज मौजूद है। वहीं कोविशील्ड वैक्सीन की 16,000 डोजेज पहले से यहां पर मौजूद हैं। कोविड वैक्सीनेशन के नोडल अधिकारी के मुताबिक अगर जरूरत पड़ी तो वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाए भी जा सकते हैं। हमारी पूरी तैयारी है। जो हमारा अभी तक 97 वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीनेशन हो रहा है, उन्हीं में ही हम पूरी तैयारी करके रखे हुए हैं। अगर हमें ऐसा लगता है, ज़रूरत पड़ती है कि भीड़ ज़्यादा आ रही है, तो हम उन्हीं सेंटरों में सेशंस बढ़ा सकते हैं और बढ़ाएंगे। प्री रजिस्ट्रेशन का मकसद दोनों है। एक तो मरीज की अपनी सहूलियत, मनचाही तारीख, मनचाहा सेंटर चूज़ कर सकता है। दूसरा, वहाँ भीड़ ना हो और लोग की गैदरिंग कम हो, डिस्टेंसिंग का पालन हो। ये दोनों मकसद पूरे होते हैं प्री रजिस्ट्रेशन के कारण। लेकिन यदि कोई नहीं कर पा रहा है तो सेंटर पर भी उसको रजिस्टर करके वैक्सीनेशन कराया जाएगा। कानपुर में लोगों को टीका कब लगेगा, ये बताने वाला कोई नहीं है। टीकाकरण की शुरुआत कानपुर में कब से होगी, ये अधिकारियों तक को नहीं पता। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जब बात की गई तो उनका यही जवाब था कि अभी शासन की तरफ से कोई साफ गाइडलाइन नहीं है। गाइडलाइन आने के बाद ही बताया जाएगा कि यहाँ वैक्सीनेशन कब से शुरू होगा। बेलगाम हो चुकी है। कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के टीकाकरण की व्यवस्था कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में टीका मुफ्त लगाया जाना है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण होगा, लेकिन कल से शुरू होने वाले वृहद टीकाकरण अभियान के बारे में अभी अधिकारियों को जानकारी नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि अभी गाइडलाइन नहीं आई कि किस तरीके से टीकाकरण होगा। जब गाइडलाइन आएगी उसके बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि टीका लगेगा या फिर नहीं। श्याम तिवारी,
न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर। यूपी में आज रात 8 बजे से 3 दिनों का लॉकडाउन लग चुका है, जो मंगलवार सुबह तक चलेगा। लॉकडाउन को लेकर आगरा में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसे लेकर एडीजी जोन राजीव कृष्ण ने कोरोना कमांड सेंटर में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें अफसरों को लॉकडाउन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। वीकेंड लॉकडाउन में ये देखा गया था कि कर्फ्यू के बावजूद लोग बाहर दिखाई दे रहे थे। ऐसे में इस बार कर्फ्यू का पालन ठीक से हो, इसके लिए रणनीति बनाई गई है। रहेगी जो पहली बार भी थी, जो डिफरेंस आया है वो अवधि का आया है, साथ ही साथ मानवीयता के साथ उस कोविड कर्फ्यू का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। मेरी नागरिकों से भी अपील है कि वे भी इसमें अपना सहयोग प्रदान करें। यह उनके ही अपने स्वास्थ्य के लिए है और इस एनफोर्समेंट एक्टिविटी में प्रशासन का, पुलिस का पूरा सहयोग प्रदान करें। जो भी गाइडलाइंस हैं वो बड़ी स्पष्ट हैं, उसमें एसेंशियल सर्विसेज को इससे मुक्त रखा गया है। तो उन एसेंशियल सर्विसेज को मुक्त रखते हुए जो आम नागरिक हैं बिना किसी पर्पस के इधर उधर ना निकलें और इन 3 दिनों में वो उस कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइंस को फॉलो करें। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन 2 दिन से बढ़ाकर 3 दिनों का किया है। आज शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगेगी। लोग भी बेवजह बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन जरूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं होगी। दूध, फल, सब्जी और दवा की दुकानें पहले की तरह खुली रहेंगी। किराना स्टोर्स भी खुले रहेंगे ताकि लोग जरूरत के सामान खरीद सकें। प्रयागराज रेंज के आईजी ने लोगों से अपील की है कि वो ज्यादा पैनिक न हो। लोगों से अपील ये भी है कि अगर मुमकिन हो तो सामानों की होम डिलीवरी करवाएं। उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। आज शाम को 8 बजे से मंगलवार की सुबह तक है। ये 3 दिन का लॉकडाउन है, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिलती रहेंगी। दवा की दुकानें हैं, किराना स्टोर्स हैं, दूध है, इसेंशियल सप्लाई है, ब्रेड है, इस पर कोई रोक नहीं है। सब्जियां हैं, लेकिन लोगों को पैनिक नहीं होना है। आराम से बिना भीड़ भाड़ वाले स्थान पर वो जाएं। कोरोना काल में जहां एक तरफ देश ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर जालौन की जिला अस्पताल में रखे वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। पीएम केयर फंड से लाखों रुपए खर्च कर यहां वेंटिलेटर भेजे गए, जो जिला अस्पताल में पड़े पड़े धूल फांक रहे हैं। कोरोना का कहर बढ़ने पर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को जब आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया था, तब पीएम केयर फंड से 10 शैय्या कोविड कक्ष में वेंटिलेटर लगाए गए थे, लेकिन ऑपरेटर और स्टाफ की कमी के चलते वेंटिलेटर बंद पड़े हैं। आंकड़ों की बात करें तो जिले में बीते 7 दिनों में 50 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों से बात करने की कोशिश की गई तो कोई बोलने को राजी नहीं हुआ। डीएम से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने बताया कि वेंटिलेटर मौजूद हैं और ज़रूरत के अनुसार सीएमओ से बात की जाएगी। बिल्कुल, इसके लिए हम अपने सीएमओ के माध्यम से यदि कोई समस्या है तो उसको दूर कराएंगे। महोबा में डीएम और सीएमओ की पहल से चित्रकूट और झांसी मंडल के हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई की जा रही है। व्यापारियों ने वर्षों पहले ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराया था, लेकिन शासन में बैठे अधिकारियों का परमिशन नहीं था। अब देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में अगर डीएम और सीएमओ को लोगों ने आग्रह किया कि बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को मेडिकल सप्लाई की परमिशन देकर शुरू करा दिया जाए, तो अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई कर कोविड-19 के मरीजों को बचाया जा सकता है। इसके बाद डीएम ने एक दिन में ऑक्सीजन प्लांट को मेडिकल सप्लाई की परमिशन दिला दी और अब यहां से 2 मंडलों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। बड़ी खबर, कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बड़ी पहल की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी जामनगर रिफाइनरी के जरिए विभिन्न राज्यों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की है। रिलायंस के पहल का सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वागत किया है। आज मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने अतिरिक्त सचिव सुमिता डावरा ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जामनगर रिफाइनरी के जरिए एलएमओ का उत्पादन किया और अब ये 700 मीट्रिक टन तक और बढ़ गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी रिलायंस के कदम का स्वागत किया गया। इस वक्त जब ऑक्सीजन ही देश की सांसें थामे हुए है, ऑक्सीजन की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं, ऐसे में जामनगर रिफाइनरी से आरआईएल की जो पहल हुई है 700 मीट्रिक टन
तक उत्पादन बढ़ा दिया गया है और इसको सीधे अस्पतालों को दिया जा रहा है, जिससे लाखों लोगों की सांसें जुड़ पा रही हैं, जिंदगियां बच पा रही हैं। और इस आरआईएल के पहल का सुप्रीम कोर्ट में भी आज जिक्र हुआ और स्वागत किया गया। एक प्रशासक के रूप में मेरे लिए ये आंख खोलने वाला है। ये भी कहा गया कि कैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ये बड़ी पहल की है और अब 700 मीट्रिक टन तक ऑक्सीजन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ा दिया गया है और उसकी मदद से लाखों लोगों की जान बच पा रही है। ये केंद्र की सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया। आज बड़ी बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन को लेकर के भी, तो इसके दौरान इस बात का भी जिक्र किया गया कि कैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बड़ी पहल करते हुए लाखों लोगों के लिए सांसें जुटाने का काम इस वक्त किया है और अपने उत्पादन को, जो जामनगर रिफाइनरी से ऑक्सीजन का उत्पादन होता है लिक्विड ऑक्सीजन का, उसको 700 मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया गया है और इनका सीधे अस्पतालों को सप्लाई दिया जा रहा है ताकि लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाए, उन्हें बचाया जाए। और भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की चौथी तिमाही के नतीजे शानदार रहे हैं। इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 13,227 करोड़ रुपए का रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही से 2 गुना है। पिछले साल इस तिमाही में मुनाफा 6,348 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में रिलायंस की कंसोलिडेटेड आय 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही, जो पिछली तिमाही से 24.9% ज्यादा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने नतीजों पर खुशी जताते हुए कहा कि चौथी तिमाही में पेट्रोलियम और केमिकल कारोबार के साथ रिटेल कारोबार में भी मजबूत रिकवरी देखने को मिली है। इस दौरान कंपनी के डिजिटल कारोबार में भी बढ़ोतरी हुई है। चौथी तिमाही में कंपनी के ऑयल एंड केमिकल कारोबार की आय में तिमाही आधार पर 2.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये 10,108 करोड़ रुपए पर रही है। इसी तरह इस सेगमेंट का EBITDA तिमाही आधार पर 16.9% की बढ़त के साथ 11,407 करोड़ रुपए पर रहा, लेकिन इस सेगमेंट की EBITDA मार्जिन में 30 बेसिस पॉइंट की कमजोरी देखने को मिली है और 11.3% पर रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 7 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से लाभांश का भी ऐलान किया है। इस साल कंपनी के शेयर में अभी तक 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि पिछले 1 साल में इस शेयर में 39.4% की रैली देखने को मिली है। रिलायंस की डिजिटल सर्विस से आय 3,000 करोड़ से बढ़कर 22,628 करोड़ रुपए हो गई, जबकि रिटेल बिजनेस से आय 41,296 करोड़ रुपए की हुई है। इसके अलावा जियो का नेट मुनाफा 3,508 करोड़ रुपए का है, जो पिछले साल के मुकाबले 47% ज्यादा है। चौथी तिमाही में जियो की आय 18,278 करोड़ रुपए हुई है। आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो का हाई स्पीड इंटरनेट कोरोना काल में भारतीय के बहुत काम आया। मुकेश अंबानी के मुताबिक जियो के हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आई। इसके अलावा रिलायंस ने कोरोना काल में 75,000 नई नौकरियां भी दी। कुछ ही पलों में लौटते हैं और खबरों के साथ।